हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, यह बात उस टाइम की है, लगभग 544 से 412 ईसा पूर्व के बीच की बात है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह काल महाजनपद काल था। महाजनपद काल में जो सबसे पहला राजवंश आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। महाजनपद का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का जो पहला राजवंश था, हर्यक वंश जिसे बोला गया, इस राजवंश की हम लोग व्याख्या करेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। तो ये माना जाता है कि ये जो राजवंश है हर्यक वंश, महाजनपद काल का मगध साम्राज्य, जो कि जनपद में 16 महाजनपद में सबसे विशाल और शक्तिशाली जनपद था। कौन सा? मगध जनपद, मगध महाजनपद। ठीक है, तो मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में से सबसे विशाल और शक्तिशाली था। वहाँ का जो पहला राजवंश, पहला राजा जिसने शासन किया, उसके और उसके आगे के शासन या राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो था पहला वंश था हर्यक वंश। इससे पहले बात कर लेते हैं जो 16 महाजनपद होते हैं, इनकी चर्चा किस किस पुस्तक में है। तो एक पुस्तक होती है 16 महाजनपद की चर्चा, अंगुत्तर निकाय में है। किसमें? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म की फेमस बुक है। किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से यह बुक रिलेटेड है। तो 16 महाजनपद हैं, इसके चर्चा किसमें? अंगुत्तर निकाय में। साथ ही साथ भगवती सूत्र, यानी जैन धर्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्यक वंश महाजनपद मगध का पहला राजवंश था। हर्यक वंश का स्थापना किसने करी थी? हर्यक वंश की स्थापना या संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार एक योग्य शासक था, लेकिन ज़्यादा योग्य नहीं था। इतना योग्य था कि जो इसका एक जीवक नाम का इसका एक राज्य वैद्य था, वह इसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ या बहुत ही महान साबित हुआ। जो जीवक नाम का इसका वैद्य था, राज्य वैद्य, इसका राज्य वैद्य था जीवक। इसकी वजह से थोड़ा इसका और विस्तार हुआ राज्य का। यह युद्ध में थोड़ा कमजोर था, युद्ध की नीति नहीं बना पाता था, तो युद्ध कम लड़ता था। इसने एक बार सोची कि चलो हम वैशाली पर कब्जा करते हैं। मैप में समझते हैं, यहाँ पर हमारा ये बिहार है, ये क्या है? बिहार है। तो बिहार में इस इलाके में मगध महाजनपद था। मगध स्टार्टिंग में छोटा था, बाद में ये बहुत विशाल हो जाता है। और यहाँ पर वज्जी था। क्या था? वज्जी, जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली है। इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। तो जो बिंबिसार होता है, वज्जी की राजधानी वैशाली पर आक्रमण करता है, लेकिन विजयी नहीं हो पाता है, पराजित हो जाता है। फिर वापस लौट आता है अपनी राजधानी। कहाँ पर? राजगीर में। कहाँ? राजगृह, सॉरी, राजधानी क्या थी इनकी? राजधानी थी राजगृह। मगध का शासनकर्ता, हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, जिसने अपनी राजधानी राजगृह बनाई। राजगृह मगध की राजधानी थी। तो यहाँ पर वापस लौट आता है। उसके बाद इसको पता, यह जो है युद्ध से तो जीत नहीं पाया, फिर यह विवाह करके अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसा चलता रहता है। लेकिन एक बार यहाँ पर अवंती महाजनपद था। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन है, और नीचे वाली अवंती यानी दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती है, जहाँ पर बाहुबली मूवी का, जिसमें माहिष्मती के बारे में दर्शाया गया है, वो यहाँ पर इसकी राजधानी माहिष्मती थी, इसकी राजधानी उज्जैन थी। तो जो अवंती के राजा थे, इनको कोई बीमारी हो गई थी, कैंसर के नाम की कैसी भी कोई बीमारी हो गई थी, जिसका कोई तोड़ नहीं था। तो ये बात किसको पता चलती है? यह बात पता चलती है बिंबिसार को। तब बिंबिसार क्या करते हैं? अपने जीवक को यहाँ पर भेजते हैं और राजा को ठीक करने के लिए बोलते हैं। तो जीवक, यह राज्य वैद्य बहुत ही ज्ञानी राज्य वैद्य था जीवक।
इसी की वजह से इसका नाम ज़्यादातर फेमस है। तो जीवक जाता है अवंती के राजा को और एकदम से ठीक करके चला आता है, और अवंती के राजा बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि यह बहुत महान आदमी है, इसे बहुत ही ज्ञान है। तो ये क्या करते हैं, अपना जो अवंती का शासन है इसमें जो है ये बिंबिसार के अधीन कर देते हैं, और बिंबिसार कहाँ तक, अवंती तक अपना शासन करता है। उसके बाद क्या होता है, बिंबिसार एक योग्य शासक तो था नहीं। इसके बाद इसका पुत्र आता है, इसको जो है इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा मार दिया जाता है। इसका पुत्र कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी, हत्या कर दी और शासन पर बैठ गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पितृहंता। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। अब यह पितृहंता कहलाया। पितृहंता तो कहलाया, लेकिन अजातशत्रु, यह इसके नाम का अर्थ क्या है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। तो अजातशत्रु ने, यह थोड़ा योग्य शासक भी था, इसने जो है बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया, जीत नहीं पाया, वापस आ गया। तब अजातशत्रु ने वैसी बेवकूफ़ी नहीं की, पहले अपना एक राजदूत भेजा वहाँ पर, राजदूत या आप गुप्तचर बोल लीजिए उसे। इसने अपना गुप्तचर भेजा, क्या भेजा, गुप्तचर। गुप्तचर कौन था, वर्षकार। उस गुप्तचर का नाम रहा है वर्षकार। वर्षकार को भेजा, कहाँ पर भेजा, वर्षकार को भेजा वज्जी में, ये रहा वज्जी। वर्षकार को भेजा वज्जी में। अब जब वर्षकार वज्जी में जाता है, फिर वहाँ से जानकारी इकट्ठा करता है कि आखिर क्यों बिंबिसार जीत नहीं पाए। तब वो आकर के बताता है अपने अजातशत्रु यानी अपने मालिक से या फिर अपने राजा से, बोलता है कि राजा वहाँ पर जो है सेना बहुत ही विशाल है और बहुत ताकतवर है, उसके लिए हमें और हथियारों की या फिर और आधुनिक हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। तब ये क्या करता है, अजातशत्रु दो नए हथियारों का निर्माण करवाता है। दो नए हथियार कौन से थे वे, पहला था महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक या कंठक, कुछ भी बोल लो। दूसरा क्या था, पहला था महाशिलाकंटक, और दूसरा कौन था दोस्तों, दूसरा था रथमूसल। अगर दोस्तों आपने ध्यान से बाहुबली मूवी देखी है, तो बाहुबली मूवी में इन दोनों हथियारों का यूज़ किया गया है, महाशिलाकंटक और रथमूसल का यूज़ किया गया। महाशिलाकंटक ऐसे गुलेल टाइप का होता था, कैसे, ऐसे यहाँ पर रखा होता था, गोल गोल कटोरे के टाइप में, इसमें पत्थर रखते थे, बड़ा था क्योंकि महाशिलाकंटक है ना। तो यहाँ से ऐसे करते थे और रस्सी से खींच करके ऐसे खींच लेते थे, फिर रस्सी छोड़ देते, धाम से उधर जाता था और तोड़ फोड़ मचा देता था। तो ये महाशिलाकंटक था। और रथमूसल ये हाथियों के द्वारा खींचा जाता था, एक तरह का तोप था, तो इसे मान लीजिए रथमूसल था। तो अजातशत्रु ने दो नए हथियार बनाए और चल दिया कहाँ, वज्जी, वैशाली में। वैशाली को आक्रमण करके पराजित कर दिया और वहाँ पर भी अपना शासन स्थापित कर दिया। फिर इसका और विशाल होता गया मगध महाजनपद, यहाँ तक अवंती तक। तो यही ले आया था अपने राजवैद्य जीवक को भेज करके। फिर यहाँ वज्जी पर भी इसने आक्रमण करके इसको भी हथिया लिया। तो ये धीरे धीरे विशाल होता गया। अब जो अजातशत्रु था, इसका गुप्तचर पूछा जाता है एग्जाम्स में, कौन था, वर्षकार। और इसने दो नए हथियार कौन से बनाए, महाशिलाकंटक और रथमूसल। इतना क्लियर हुआ। अब कुछ और आगे की बात करते हैं। अब देखिए, अब जैसे इन्होंने अपने बाप को मारा, बिंबिसार को, अब कुछ तो ये गलत किए हैं, अपने पिताजी को मारेंगे तो इनको भी तो कोई मारेगा। फिर इनका पुत्र आता है उदयन आता है। ओके दोस्तों, इसको रफ दोस्तों अजातशत्रु, इसके बारे में हमने देखा कि कैसे इसने वज्जी पर आक्रमण करके दो नए हथियार बना करके आक्रमण किया, फिर वज्जी को शासन में ले लिया। लेकिन वही होता है ना कि एक अगर गलत करोगे तो गलत तुम्हारे साथ भी होगा।
तो अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर गद्दी अपनाई थी, तो इनको भी कौन मार देता है? इनका पुत्र उदयन। उदयन जो है इनको मार डालता है और वो भी शासन करने लगता है। फिर आ जाता है उदयन। उदयन को भी पितृहंता बोला जाता है क्योंकि इसने भी अपने पिताजी को मारा है। इसका पिताजी कौन था? अजातशत्रु। अब इसको इसने मार दिया, किसने? उदयन ने। हालांकि उदयन इतना योग्य शासक नहीं था, लेकिन अपने पिताजी को मारना उनके लिए बहुत ही बहादुरी का काम हो गया। अब पिताजी की हत्या कर ये गद्दी पर बैठ गए, लेकिन ये योग्य नहीं था। लेकिन पता नहीं कौन सी गलती की वजह से कैसे इसके मन में आया कि चलो पाटलिपुत्र जैसे शहर का निर्माण या स्थापना करते हैं। तो इसने क्या कर डाला? इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। इसी पाटलिपुत्र को हम लोग वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना बोलते हैं। बिहार की जो राजधानी है इस टाइम पटना, ये वही पाटलिपुत्र है। ये वही पटना है जिसका पहले नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, और इस पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी। ये काम इसको बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो उदयन जो है ये योग्य शासक नहीं था, लेकिन इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करके अपने को कुछ साबित कर दिया। तब ये पटना जो है पाटलिपुत्र थी पहले। अब इसने जब इसकी स्थापना करी तो इसने भी राजगृह से अपनी राजधानी कहाँ कर ली? पाटलिपुत्र कर ली। अब मगध की राजधानी क्या हो चुकी थी? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में? उदयन के। और ये बात भी याद रखेंगे, जो हर्यक वंश में थे ये सारे के सारे इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। यानी जो अजातशत्रु था ये इतना ना कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था कि इसने पहली 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति करवाई। फर्स्ट बौद्ध संगीति, इसने पहली बौद्ध संगीति भी अपने शासनकाल में करवाई। उस टाइम अध्यक्ष महाकश्यप थे बौद्ध संगीति के। हालांकि वो दूसरा टॉपिक है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कहाँ पर थे? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी। वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना के रूप में हम लोग उसे जानते हैं। तो ये काम उदयन का था, जिसने महान काम इतना उसने किया। फिर क्या होता है? उदयन का भी विनाश होने को आया। इन्होंने अपने पापा को मारा, अब इनकी बारी है। इन्हें नागदर्शक मार देता है। कौन? नागदर्शक। नागदर्शक ने उदयन को मार दिया। अब नागदर्शक से कहानी हो जाती है खत्म। नागदर्शक कोई योग्य शासक था ही नहीं। इसका एक सेनापति या मंत्री होता है। इसका मंत्री होता है शिशुनाग। शिशुनाग ने टाइम पाकर या समय पाकर कोई भी मौका देकर इसके चाकू घोंपकर हत्या कर दी। फिर शिशुनाग आ जाता है गद्दी पर और यह एक नया वंश बनाता है या स्थापना करता है। उस वंश का नाम क्या होता है? शिशुनाग वंश। अब यहाँ से आ जाता है शिशुनाग वंश। तो ये शिशुनाग वंश हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इस टॉपिक में हम लोग हर्यक वंश कंप्लीट करे हैं और इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा हर्यक वंश से। इतना आप लोग कहानी की तरह याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। हर्यक वंश खत्म, इसके बाद शिशुनाग वंश। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो आप क्लास को लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। धन्यवाद।